क्योंकि स्वामी जी के व्याख्यान अगर आप ध्यान से सुने, ध्यान से शब्द पर जोर दीजिएगा, ध्यान से सुने, तो वो जितना प्राणायाम और आसन के बारे में बताते हैं उतना ही बीच बीच में नियमों के बारे में बोलते रहते हैं। आपने सुना होगा वो बार बार कहते हैं खाना खाते ही तुरंत पानी मत पियो, 1 घंटे के बाद पियो, ये नियम है। अब आप इस नियम का पालन अगर नहीं करेंगे और आसन करते रहेंगे, प्राणायाम करते रहेंगे, पूरा लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि महर्षि पतंजलि खुद कहकर गए हैं कि आसन और प्राणायाम का लाभ लेना है तो यम और नियम से शुरू करो। तो यम और नियम पहला चरण है और समाधि अंतिम चरण है। योग इसी के लिए है। तो मैं आपसे कुछ छोटे छोटे नियमों की बात करूंगा जो हम हमारे जीवन में ध्यान रखें। और मैंने खुद लगभग 12 वर्षों से, मैं 11 वर्ष पहले स्वामी जी के साथ संपर्क में आया। आप लोगों का संपर्क तो अभी 3-4 साल पुराना है। मैं 11 वर्ष से उनके साथ में हूं। जब उनका टीवी पे भी नहीं आता था तब की बात करता हूं। तो उनके साथ रहकर मैंने जो गहराई से देखा कि वो खुद स्वामी जी उन नियमों के बारे में बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं और इसलिए वो बहुत ज्यादा चुस्त हैं, दुरुस्त हैं, स्वस्थ हैं। मेरे बहुत सारे मित्र हैं, अखबार में काम करते हैं, वो अक्सर मजाक करते हैं मुझसे। वो कहते हैं कि हम बहुत दिन से एक न्यूज चाहते हैं कि बाबा कब बीमार पड़े और ये हम फ्रंट पेज पे छापना चाहते हैं। मैं पूछा भाई आपको इसमें क्या इंटरेस्ट है? तो बस ऐसे ही अखबार वालों का तो इंटरेस्ट ये होता है कि जो निगेटिव चीज है वो पहले छापो। अगर आप ठीक ठाक कोई काम कर लें तो अखबार के लिए न्यूज नहीं है वो, लेकिन उस काम को करने में मारपीट हो जाए, गाली गलौज हो जाए तो वो बहुत बड़ी न्यूज है अखबार के लिए। तो वो ऐसी बात करते हैं और ये बात उनको मैं कहता हूं कि कभी सुनने को मिलेगी नहीं, क्योंकि वो स्वामी जी बहुत ज्यादा पक्के से नियम का पालन करते हैं। जिन नियमों का वो पालन करते हैं वो आप भी करो। कुछ नियम मैं आपको बताऊंगा, सब तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि 20 मिनट में संभव नहीं, लेकिन कुछ नियम तो मैं जरूर बताऊंगा आपको जिनका हर एक को पालन करना चाहिए। तब आपको योग और प्राणायाम का पूरा लाभ मिलेगा। और ये नियम मेरे बनाए हुए नहीं है, ये नियम स्वामी जी के भी बनाए हुए नहीं है। ये नियम हजारों साल पहले आयुर्वेद चिकित्सा के कुछ महान लोगों ने बनाए हुए। हमारी आयुर्वेद चिकित्सा में एक बड़े महान व्यक्ति हुए, उनका नाम था महर्षि चरक। सुना होगा आपने। इन्होंने सबसे ज्यादा काम किया, रिसर्च किया इस बात पर कि जड़ी बूटियों से क्या क्या बीमारियां ठीक होती हैं, पेड़ पौधों से कौन सी बीमारियां ठीक होती हैं, पेड़ों के पत्तों से कौन सी बीमारियां ठीक होती हैं, उस पर उन्होंने सबसे ज्यादा काम किया। उसके बाद एक ऐसे ही व्यक्ति हुए महर्षि सुश्रुत। उन्होंने इस पर काम किया कि शरीर के किसी अंग में जरूरत से ज्यादा अनवांटेड, जरूरत नहीं, ऐसी कोई ग्रोथ हो जाए, ऐसा कोई बढ़ोतरी हो जाए, ट्यूमर हो गया, जैसे गांठ हो गई, इसको कैसे काट के निकाला जाए, सर्जरी। इस पर सबसे ज्यादा काम किया महर्षि सुश्रुत ने। और आपको शायद ये सुनकर आश्चर्य होगा, खुशी भी होगी कि सर्जरी का आविष्कार इसी देश में हुआ, भारत में। सारी दुनिया ने सर्जरी भारत से सीखी। ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, जर्मनी ने सबसे पहले सर्जरी सीखी। अमेरिका में तो बहुत बाद में आई सर्जरी। और ब्रिटेन ने भारत से 400 साल पहले सर्जरी सीखी। ब्रिटेन के डॉक्टर यहाँ आते थे और यहाँ भारत में आकर सर्जरी सीखकर जाते थे। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, आज से 400 साल पहले इस भारत में सर्जरी के बहुत बड़े विश्वविद्यालय चला करते थे, यूनिवर्सिटीज। हिमाचल प्रदेश है ना, इसमें एक जगह है कांगड़ा, यहाँ सबसे बड़ा सर्जरी का मेडिकल कॉलेज था, आज की भाषा में मैं अगर कहूँ तो। एक और जगह है भरमौर, हिमाचल में, वहां एक दूसरा बड़ा केंद्र था सर्जरी का। ऐसे ही एक तीसरी जगह है कुल्लू, वहां पर एक बहुत बड़ा केंद्र था। अगर हिमाचल प्रदेश का आज का नक्शा ध्यान में रखा जाए
तो 18 ऐसे केंद्र थे हिमाचल में। फिर उसके बाद महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान में, संपूर्ण भारत देश में सर्जरी के 1200 के आसपास केंद्र थे 400 साल पहले। यहां अंग्रेज आकर सीखते थे। आपको सुनकर और खुशी होगी, लंदन में एक बहुत बड़ी संस्था है, उसका नाम है फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, FRS। आजकल हमारे देश में और दुनिया में FRS का रिकॉग्निशन मिल जाए तो बहुत बड़ा डॉक्टर माना जाता है। ये FRS संस्था की स्थापना उन अंग्रेज डॉक्टरों ने की थी जो भारत से सर्जरी सीख कर गए, और उनमें से कई डॉक्टर्स ने मेमोइर्स लिखे हैं। मेमोइर्स लिखने का मतलब क्या होता है? अपनी मन की बात। तो जो अंग्रेज डॉक्टर ने मेमोइर्स लिखे हैं उनको पढ़ें तो हैरानी होती है। वो बोलते हैं कि भारत जैसे देश में इतनी ऊंची तकनीक के आधार पर सर्जरी होती है। आपको सुन के आश्चर्य होगा, 400 साल पहले इस देश में राइनोप्लास्टी होती थी। राइनोप्लास्टी आप समझते हैं? शरीर के किसी अंग से कुछ भी काटकर नाक के आसपास के हिस्से में उसको जोड़ देना और पता भी ना चले। 400 साल पहले राइनोप्लास्टी इस देश में होती थी। कई अंग्रेज अधिकारियों के मेरे पास डायरी के पन्ने हैं। एक कर्नल कूट नाम का अंग्रेज हुआ करता था, उसका हैदर अली के साथ संग्राम हुआ, लड़ाई हुई थी कर्नाटक में 1799 में। हैदर अली ने उसको युद्ध में पराजित कर दिया, हार गया। हारने के बाद उसकी नाक काट दी हैदर अली ने। हमारे देश में ऐसा होता था कि नाक कटना सबसे बड़ा अपमान। तो हैदर अली ने उसको मारा नहीं, वो चाहता तो गर्दन काट देता उसकी, क्योंकि वो पराजित हो गया था अंग्रेज कर्नल कूट। उसकी नाक काट दी और कहा तुम जाओ अब कटी हुई नाक लेके। तो वो कर्नल कूट घोड़े पर भागा वहां से, कटी हुई नाक हाथ में, खून निकलता हुआ। तो हैदर अली के राज्य की सीमा के बाहर आके किसी ने उसको देखा कि उसके खून निकल रहा है, नाक कटी हुई है, हाथ में है। तब उसको पूछा ये क्या हो गया, तो उसने सच नहीं बताया। उसने कहा मेरे चोट लग गई है। तो उसने कहा नहीं, ये चोट नहीं लगी, ये तलवार से नाक काटी गई। तो अंग्रेज मान गया कि हाँ बात तो सही। तो उस व्यक्ति ने कहा कि तुम चाहो तो अभी हम सर्जरी करके तुम्हारी ये नाक जोड़ सकते हैं। तो उसने कहा कि ये काम तो इंग्लैंड में कोई नहीं कर सकता, आप कैसे कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा हमको तो ये काम आता है बहुत अच्छे से। तो उस कर्नल कूट की नाक के जोड़ने का ऑपरेशन हुआ। बेलगाम नाम का एक शहर जहां पर ये घटना घटित हुई, उसका करीब 3-3.5 घंटे ऑपरेशन चला। वो नाक जोड़ी गई, फिर उस पर लेप लगाया गया। 15 दिन उसको वहां रखा गया। 15 दिन के बाद उसकी छुट्टी हुई। 3 महीने बाद वो लंदन पहुंचा। तो लंदन वाले हैरान थे कि तुम्हारी नाक तो कहीं से कटी हुई नहीं दिखती। तब उसने अपनी डायरी में लिखा कि ये भारतीय सर्जरी का कमाल है। तो ये जो सर्जरी हमारे देश में विकसित हुई, ये तो मैंने एक उदाहरण दे दिया आपको ऐसे ही। ये बहुत प्रयास किए इसके लिए महर्षि सुश्रुत ने, तब जाकर ये सर्जरी भारत में फैली। ऐसे ही हमारे देश में बहुत प्रयास किए महर्षि चरक ने, तब जाकर आयुर्वेद चिकित्सा इस देश में फैली। आयुर्वेद चिकित्सा के बारे में भारत देश में ये कहा जाता है कि ये इतनी ही पुरानी है जितना पुराना भारत। अब भारत उतना ही पुराना है जितने पुराने हमारे भगवान राम या कृष्ण या शंकर या महादेव या ब्रह्मा या विष्णु। इसका काल गणना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक अंदाजा हम लगा सकते हैं कि राम जी के जमाने में आयुर्वेद चिकित्सा खूब अच्छे से चलती थी, क्योंकि जब उनका रावण से युद्ध हुआ तो कहानी ये है कि लक्ष्मण जी को मूर्छा आई थी। आज की भाषा में कहूं तो लक्ष्मण जी कोमा में चले गए थे। कोमा वही होता है, और वो कई दिन बेहोश पड़े रहे थे। तब उनके बारे में चिंता हुई राम जी को कि कैसे इनको ठीक किया जाए। तो एक वैद्य को लाया गया, उनका नाम था वैद्य सुषेण। उन्होंने नब्ज देखकर कहा कि इनको बचाया जा सकता है, इनके लिए एक दवा चाहिए, संजीवनी बूटी। बूटी का माने पेड़ होता है। तो संजीवनी चाहिए, कहाँ मिलेगी?
तो हिमालय पे मिलेगी। तो कौन लेके आएगा? तो हनुमान जी जाएंगे। अब हनुमान जी को पहचान नहीं संजीवनी क्या है, तो पर्वत उखाड़ के ले गए। फिर वैद्य सुषेण ने संजीवनी को ढूंढा, उसका काढ़ा बनाकर लक्ष्मण जी को पिलाया, नाक में सुंघाया, तब वो कोमा से बाहर आए थे। इससे पता चलता है कि कोमा से बाहर आने के लिए उस समय चिकित्सा हुआ करती थी। आप जानते हैं एलोपैथी चिकित्सा में कोमा से बाहर आने के लिए कोई दवा नहीं है, जबकि 17.5 लाख साल पहले इस देश में कोमा से बाहर आने की दवा थी, आज भी है। आज भी आयुर्वेद में 40 से ज्यादा दवाएं हैं जो व्यक्ति को कोमा से बाहर लाती हैं। एलोपैथी वालों के पास एक भी दवा नहीं है, सारी दुनिया के करोड़ों करोड़ों डॉलर की रिसर्च करने के बाद भी कोई दवा नहीं है। अगर एलोपैथी के डॉक्टर से कोई ट्रीटमेंट करा रहा है और वो कोमा में चला जाए पेशेंट, तो डॉक्टर एक ही बात कहता है, वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच, इंतजार करो और देखो, बस, दवा कोई नहीं है। तो हम इस बात का एहसास करें कि हमारी चिकित्सा पद्धति आज भी कितनी ऊंची है और 17.5 लाख साल पहले भी कितनी ऊंची थी। और ये वही चिकित्सा पद्धति है जिसको आयुर्वेद कहा जाता है। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के 3 भाग हैं। पहला भाग है जड़ी बूटियों द्वारा चिकित्सा, पेड़ पौधों द्वारा चिकित्सा, फल और फूल के द्वारा चिकित्सा, ये एक भाग है। दूसरा सर्जरी के द्वारा चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, ये दूसरा भाग है। और तीसरा और आखिरी भाग है खान पान, पथ्य अपथ्य और यम नियम के आधार पर चिकित्सा। क्या खाएं क्या ना खाएं, कब खाएं, कितना खाएं, कैसे खाएं, क्या पिए क्या ना पिए, कब पिए, कैसे पिए, कितना पिए, इनके आधार पर चिकित्सा। तो पहली जो चिकित्सा है, जड़ी बूटी, पेड़ पौधे, फल आदि, इनके मास्टर थे, पंडित थे महर्षि चरक। दूसरी वाली जो चिकित्सा है शल्य चिकित्सा, उसके पंडित थे सुश्रुत, महर्षि सुश्रुत। और तीसरी वाली जो चिकित्सा है यम नियम, खान पान के नियम, इसके चिकित्सक सबसे बड़े थे महर्षि बाघभट्ट। आएगा हमारी आयुर्वेद चिकित्सा का जो मूल सिद्धांत है वो जान लेना चाहिए। सिद्धांत ये है कि कोई व्यक्ति बीमार कब पड़ता है और कोई व्यक्ति स्वस्थ कब रहता है। बीमार कोई भी व्यक्ति तब पड़ता है जब उसका वात, पित्त और कफ तीनों असमान होते हैं, असंतुलित होते हैं। और कोई भी व्यक्ति स्वस्थ तब रहता है जब वात, पित्त, कफ तीनों उसके संतुलित होते हैं। तो वात, पित्त, कफ तीनों का संतुलन अगर है तो जीवन में आपको कभी रोग आएगा नहीं। और अगर वात, पित्त, कफ में असंतुलन है, टूट फूट है, तो हमेशा रोग आने वाले हैं और आप परेशान हो जाने वाले हैं। वात के असंतुलन से हमारे शरीर में 80 रोग आते हैं। 80, 8 और 0, 80। पित्त के असंतुलन से हमारे शरीर में 40 रोग आते हैं। 4 और 0, 40। और कफ के असंतुलन से 28 रोग आते हैं। सबसे कम कफ के रोग हैं, सबसे ज्यादा वात के रोग हैं, पित्त वाला बीच में। कफ के रोग क्या क्या हैं? मोटे मोटे कुछ रोग बताता हूं ताकि आपको पता रहे। मोटापा होना, ये कफ का सबसे खराब रोग। वजन बढ़ना, ये कफ का सबसे खराब रोग। थायराइड की समस्या पैदा होना, ये कफ का सबसे खराब रोग है। हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म, एक में थायराइड बढ़ता है, एक में घटता है। कफ की सबसे खराब समस्या। सर्दी होना, जुकाम होना, कफ की सबसे बड़ी समस्या। खांसी होना, बलगम जमा होना, कफ की सबसे बड़ी समस्या। आंखों में मोतियाबिंद होना, जिसको आप कैटरेक्ट कहते हैं, ये कफ की समस्या है। कान में सुनाई नहीं देना, ये कफ की समस्या है। नाक से हमेशा पानी बहना, नजला होना, ये कफ की समस्या है। कान में से पानी आना, ये भी कफ की समस्या है। आंखों को लाल हो जाना, कफ की समस्या है। आंखों के आसपास काला घेरा हो जाना, कफ की समस्या है।
जिसको डार्क सर्कल आजकल कहा जाता है। हमारे चेहरे पर फोड़े, फुंसी हो जाना या तो कील मुहां से हो जाना कफ की समस्या है। चेहरे की त्वचा का रंग बदल जाना कफ की समस्या। ऐसे कफ के 28 रोग हैं। मोटी सी एक जानकारी दूं, अगर आप योग शिक्षक हैं तो आपको ये बहुत काम आएगी कि छाती से लेकर, यहां से लेकर मस्तिष्क के आखिरी हिस्से तक इस इलाके के जितने रोग आप जानते हैं वो सब कफ के रोग हैं, सब के सब। अब छाती से लेकर और जंघा तक यहां जितने भी रोग आप जानते हैं वो सब पित्त के रोग। गैस बनना, एसिडिटी होना, हाइपर एसिडिटी होना, अल्सर होना, पेप्टिक अल्सर होना, खाते समय मुंह में पानी आना या मुंह का पानी बिल्कुल सूख जाना, बार बार डकार आना, खट्टी डकारें आना, हिचकियां आना, ये सब पित्त की समस्याएं हैं, पित्त के रोग। और इनकी संख्या 40 है। ये छाती से लेकर जंघा के बीच वाले इलाके के रोग हैं, सब पित्त के। किडनी खराब होना, लीवर खराब होना, किडनी में स्टोन होना, लीवर में सूजन होना, ये सब पित्त की समस्याएं हैं। और खराब रोगों के नाम बताऊं, जॉन्डिस होना, पीलिया होना, हेपेटाइटिस होना, ये सब पित्त के रोग हैं, पित्त की समस्याएं। कई तरह के बुखार, पित्त की समस्याएं। और जंघा से लेकर और आखिरी पॉइंट जो आपका है नाखून, अंगूठे का, इस इलाके के जितने भी रोग हैं वो सब वात की समस्या है। घुटने दुखना, घुटने के नीचे का तल्ली दुखना, घुटने में ऐंठन होना, क्रैम्प होना, तरह तरह के ये सब वात के रोग हैं। सबसे ज्यादा वात के रोग हैं, मैं बोला आपको 80, उसके बाद पित्त के हैं 40 और सबसे कम कफ के रोग हैं। अब आपको जिंदगी भर एक ही चीज ध्यान रखनी है कि वात, पित्त, कफ तीनों संतुलित रहें आपके, तो आप रोगी नहीं हो सकते। तो आपको करना क्या है? वात, पित्त, कफ तीनों को संतुलन रखने के लिए महर्षि वाग्भट के कुछ सूत्र याद रखने और याद रख के उनको जीवन में पालन करना है। पहला सूत्र है उनका, खाना खाने के बाद कभी भी पानी नहीं पीना। ये पहला सूत्र। खाना खाने के बाद कभी भी पानी नहीं पीना। सूत्र को उन्होंने लिखा है जिस तरह से वो मैं बताता हूं। ये मैंने भाषांतर करके बोल दिया आपको, खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना। महर्षि वाग्भट ने ऐसे नहीं लिखा, उन्होंने लिखा है भोजनांते विषम वारी, ऐसे लिखा। भोजनांते माने भोजन अंते, भोजन अंते माने भोजन के अंत में, विषम, विषम माने विष के जैसा, वारी, वारी माने पानी, भोजन के अंत में पानी विष के जैसा है, ये है सूत्र। मतलब भोजन के अंत में पानी ना पिए। मैंने सरल कर दिया उसको। अब क्यों ना पिए? कारण उसका एक है कि हम जब खाना खाते हैं, खाना सारा पेट में इकट्ठा होता है। एक स्थान है उसको जठर कहते हैं। जठर स्थान पे खाना जब आता है तो अपने आप अग्नि जलती है, उसको जठर अग्नि कहते हैं। खाना खाते ही पेट में अग्नि है, वो जठर अग्नि है। अग्नि जलती है तो खाना पचता है, अग्नि नहीं जलती तो खाना नहीं पचता। तो आपने खाना खा लिया, पेट में अग्नि जली, अग्नि ने जैसे ही जलना शुरू किया आपने पानी पी लिया और खूब ठंडा पानी पी लिया, चिल्ड वाटर, फ्रिज से निकाल के बोतल गटक ली। अब क्या होगा? अग्नि बुझ गई। अग्नि बुझ गई तो खाना नहीं पचेगा, तो खाना सड़ेगा और सड़ा हुआ खाना 103 बीमारियां पैदा करेगा। सबसे ज्यादा बीमारियां इसी में आती हैं। इसलिए वाग्भट जी ने पहला सूत्र ये लिखा, भोजनांते विषम वारी, खाने के बाद पानी नहीं पीना। तो आप बोलेंगे कब पीना? खाना जब आप खाते हैं तो अग्नि जलने की जो क्रिया है वो 1 घंटे से शुरू होकर 1.5 घंटे तक चलती है। खाना खाने के बाद अग्नि जलने की क्रिया 1 घंटे से 1.5 घंटे तक चलती है और 1.5 घंटे के बाद वो अपने आप शांत हो जाती है। उसके बाद क्या होता है?
अग्नि जब शांत हो जाती है तो जो आपने खाया है उसका रस बनना शुरू होता है। ये रस बनने की क्रिया लगभग और 1 से 1.5 घंटे चलती है। फिर रस बनने के बाद क्या होता है? रस बनने के बाद खाने का मांस, मज्जा, रक्त, वीर्य, मल, मूत्र, अस्थि और मेद बनना शुरू होता है और ये क्रिया 5 दिन तक चलती है। आज आप जो खाना खाएंगे ना, आज का खाना 5 दिन तक डाइजेस्ट होता है। अभी खाया तो 5 दिन तक। और इस पूरी क्रिया में हमें जो सबसे महत्व की बात जाननी है वो ये कि सबसे ज्यादा और सबसे आसानी से बनता है मांस और सबसे कम और सबसे देर में बनता है वीर्य। मांस सबसे ज्यादा, वीर्य सबसे कम। आपको सुन के ताज्जुब होगा, बागभट्ट जी ने एक जगह लिखा और आज की आधुनिक विज्ञान ने उसको सिद्ध किया। वो ये है कि आज तारीख 19 जुलाई को आप जो खाना खाएंगे इसका वीर्य बनने के लिए 1 महीना खर्च होगा। अगले महीने 20 अगस्त को बनेगा। आज जो खाया 30 दिन लगते हैं और सबसे कम बनता है। सबसे ज्यादा समय लगता है, सबसे कम बनता है। इसलिए आयुर्वेद में कहा गया वीर्य बहुत कीमती है, इसलिए उसको नष्ट नहीं कर सकते। इसलिए ब्रह्मचर्य पालन करने की कल्पना इस देश में। ये मैंने इसलिए जानकारी दी कि आप योग शिक्षक हैं, आपको पता होना चाहिए। कभी कोई बात आ जाए तो आप समझा सकते हैं। तो हमने खाना खा लिया, आग जली, खाने को पचाने के लिए 1 घंटे 30 मिनट तक जलेगी। तब तक पानी अगर आपने पिया तो आग बुझेगी। आग बुझेगी तो फिर आगे की क्रिया रुकेगी। इसलिए आगे की क्रिया ना रुके, आग ना बुझे तो सरल बात कही गई, खाना खाने के बाद पानी ना पिए 1 घंटे से 1.5 घंटे का। तो आज के बाद आप सभी से मेरी प्रार्थना है, आप योग शिक्षक हैं या योग साधक हैं, दोनों को ही मेरी प्रार्थना है कि इस नियम का पालन करें। खाना खाने के 1 घंटे से 1.5 घंटे के बाद पानी पिए। 1 घंटा किसके लिए और 1.5 घंटा किसके लिए? 2 शब्द मैं बोल रहा हूं, 1 से 1.5 घंटा। 1 घंटा उनके लिए है जो एकदम स्वस्थ है, जिनको लगता है कि वो स्वस्थ है, उनको कोई तकलीफ नहीं, उनके लिए 1 घंटा। और जो बीमार मानते हैं अपने को वो 1.5 घंटा। तो आप स्वस्थ हैं तो 1 घंटे बाद पानी पी लीजिए खाने के, और थोड़े बीमार हैं तो 1.5 घंटे के बाद पी लीजिए। लेकिन 1.5 घंटे के बाद पीना ही है, ऐसा नहीं कि भूल जाए, तब एक और गड़बड़ आएगी। क्यों गड़बड़ क्या आएगी? खाना जो पचने की क्रिया, मैंने कहा ना पहले खाना पचता है, आग जलती है तो वो खिचड़ी जैसा बनता है, फिर रस बनना शुरू होता है। जब रस बनेगा तो पानी चाहिए, बिना पानी के रस कैसे बनेगा? तो पानी जिस समय चाहिए तभी पीना अच्छा है। तो 1-1.5 घंटे के बाद रस बनना शुरू होगा तो पानी पी लीजिए। तो पानी पीने का ये नियम है। मैं फिर से दोहराता हूं, खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद पानी पिए। ठीक है। अब इसमें आप प्रश्न कर सकते हैं कुछ कि खाना खाने के पहले पिए क्या, खाना खाने के बीच में पिए क्या? खाने के पहले पानी पी सकते हैं, आयुर्वेद में कहा गया 48 मिनट पहले पिए। क्यों? जब आप पानी पीते हैं तो पेट में पानी जाता है, तो पानी का अंतिम स्थान है मूत्रपिंड। पहला स्थान है मुंह, जहां से ये जाना शुरू होता है। अंत में आता है सारा पानी मूत्रपिंड में, फिर उसके बाद ये मूत्र के द्वारा बाहर निकलता है। तो मूत्रपिंड में पानी पहुंचने के लिए 48 मिनट लगता है। तो आप खाने के पहले 48वें मिनट में पानी पी सकते हैं। बीच में पानी कब पिए खाने में? जब आप 2 अन्न का खाना खाएं, गेहूं की रोटी खाएं और चावल खाएं, 2 अन्न का खाना है, तो आप गेहूं की रोटी खाने के बाद और चावल खाने से पहले थोड़ा पानी पिए। कितना पिए? 3-4 घूंट बस, ज्यादा नहीं। और इसमें आखिरी जानकारी कि खाना खाने के बाद अगर सच में प्यास लग रही है तो क्या पिए? तो आयुर्वेद में कहा गया 3 चीजें पी सकते हैं। दही की लस्सी पिए,
खाना खाने के तुरंत बाद। दूध पिए, गाय का हो तो बहुत अच्छा। और जूस पिए, फल के रस पिए। खाने के तुरंत बाद अगर प्यास लगती है तो जूस पी सकते हैं, लस्सी पी सकते हैं और दूध पी सकते हैं। जूस पीने का समय है सवेरे, लस्सी पीने का समय है दोपहर को और दूध पीने का समय है रात को। तो जूस पीना है सवेरे खाने के बाद माने ब्रेकफास्ट, लस्सी पीनी है दोपहर के खाने के बाद माने लंच, और दूध पीना है रात को माने डिनर। तो ये नियम पूरा हो गया, समझ में आ गया? कर लेंगे, बस आदत बदलनी है आपको। भागवती जी ये कहते हैं कि जो इस नियम का पालन करे 103 बीमारियों से जीवन भर बचेगा। अब बताओ कितना सस्ता सौदा है। 103 बीमारियां एक तरफ और ये छोटा सा नियम एक तरफ। तो आप ध्यान रखिए इस नियम का। दूसरा नियम है, पानी जब भी पिए घूंट भर के पिए, सिप करके पिए। जैसे चाय पीते हैं, जैसे कॉफी पीते हैं, गर्म दूध पीते हैं, ऐसे पानी पिए। ऐसे कभी भी पानी ना पिए, गिलास लगाया और लगातार पिया, ये गलत तरीका है। पानी पीने का तरीका है, एक घूंट पिया, थोड़ी देर रुकें, एक घूंट पिया, फिर रुकें, फिर पिया, फिर रुकें, फिर ऐसे पानी पिए। इसका क्या लाभ है? मुंह में आप जानते हैं लार बनती है। ये लार जो है ना पेट के तेजाब को शांत रखती है। पेट का जो तेजाब है ना वो एसिडिक है विज्ञान की भाषा, और मुंह की लार जो है वो एल्कलाइन है, क्षारीय है। तो ये क्षार है, यहाँ अम्ल है, अम्ल और क्षार मिले तो एक दूसरे को न्यूट्रल करते हैं। तो मुंह की लार बार बार पेट में जाए ताकि पेट का तेजाब शांत रहे, इसके लिए कहा गया घूंट घूंट पानी पिए, थोड़ा थोड़ा करके पानी पिए। ठीक है? आयुर्वेद में कहा जाता है कि जिनके पेट का अम्ल शांत रहता है, तेजाब शांत रहती है, उनको जिंदगी में रोग नहीं आते कभी। अम्लता अगर आपकी शांत है, एसिडिटी, कोई रोग आने की संभावना नहीं। दुनिया के सारे खराब रोग जैसे कैंसर, जैसे डायबिटीज, जैसे ब्लड प्रेशर बहुत तेज होकर हार्ट अटैक आना, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़कर ब्रेन हेमरेज हो जाना, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़कर पैरालिसिस हो जाना, ये सब खराब बीमारियां एसिडिटी से शुरू होती हैं। जब रक्त में एसिडिटी बढ़ती है तब ये बीमारियां अपने चरम पर पहुंचती हैं। लेकिन रक्त में एसिडिटी बढ़ती कहां से है? वो पेट से बढ़ती है। पेट में एसिडिटी कब बढ़ेगी? जब आप घूंट घूंट पानी नहीं पिएंगे तो लार बार बार अंदर नहीं जाएगी तो समस्या आएगी। इसलिए आयुर्वेद में कहा गया पानी घूंट घूंट पिए। तीसरा नियम है, सवेरे सोकर उठे सबसे पहले पानी पिए। वहां स्वामी जी का आपने सुना होगा व्याख्यान, तो उषापान की बात वो करते हैं। उषापान का मतलब यही है उठते ही पानी पीना। हालांकि उषापान का सही अर्थ है सवेरे 4:30 बजे उठकर पानी पीना, क्योंकि उषा का वही समय है। अब दिल्ली वासियों के लिए मैं ये नहीं कह सकता कि वो सवेरे 4:30 बजे उठें, क्योंकि उनका 4:30 बजे उठना तब संभव है जब रात को 8 बजे सो जाए। 8 बजे दिल्ली में सोना तो स्वर्ग की बात है, कल्पना की बात, संभव ही नहीं। इसलिए मैं कहता हूं जब उठें तो पहले पानी पिए। आपकी जब दिन हो जाए, जब सवेरा हो जाए, उठते ही पानी पिए, कम से कम 3 गिलास, बिना प्यास के, घूंट घूंट भर के। कोई कहेगा हमें प्यास नहीं लगती, तो भी पीना ही है, ये तो घूंट घूंट भर के। इस पानी का फायदा, सबसे बड़ा फायदा इसका ये है, रात को आप सो गए, सोने के बाद मुंह में लार बनी, वो जमा है, घूंट घूंट पानी पी लेंगे, सब लार नीचे चलेंगे। दूसरा फायदा, उठते ही आप पानी पिएंगे तो पानी सारा बड़ी आंत में जाएगा। बड़ी आंत में मल फंसा रहता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, तो मल को बाहर निकालेगा। जैसे ही पानी मल को निकालना शुरू करेगा, प्रेशर एकदम बनेगा आपको, आप तुरंत टॉयलेट में जाएंगे और 5 मिनट में फ्रेश होकर वापस आएंगे। आयुर्वेद में कहा गया कि जो सवेरे एक बार मुक्त हो जाते, माने फ्रेश हो जाते, माने जिनको सवेरे एक बार पूरा खुलकर पेट साफ हो जाता है, उनकी जिंदगी में कोई रोग नहीं आता।
इसलिए सुबह उठते ही पानी पीना बहुत जरूरी है। दांत साफ करना नहीं है, पहले पानी पीना है। दांत साफ करना है तो रात को करें और उठते ही पानी पिए। चौथा नियम है, ठंडा पानी कभी भी ना पिए। कितनी भी प्यास लगे, कितना भी गला सूखे, कितनी भी गर्मी पड़े, ठंडा पानी ना पिए। क्योंकि ठंडे पानी की समस्या ये है कि पानी जब बहुत ठंडा होता है तो तापमान उसका 10 डिग्री के आसपास। फ्रिज का पानी अगर आप नापेंगे थर्मामीटर से 10 डिग्री, बर्फ डाला हुआ पानी नापेंगे 4 से 5 डिग्री। इतना ठंडा पानी आप पेट में डाल रहे हैं जिसकी गर्मी है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। पेट गर्म है, पानी ठंडा है, गर्म पेट में ठंडा पानी डालेंगे, झगड़ा शुरू होगा। झगड़ा क्या होने वाला है, या तो पानी पेट को ठंडा करे या पेट पानी को गर्म करे। अगर पानी ने पेट को ठंडा कर दिया तो पेट के अंदर का सब ठंडा हो जाए। पेट ठंडा होते ही हृदय ठंडा होगा, हृदय ठंडा होते ही मस्तिष्क ठंडा, मस्तिष्क ठंडा हो गया तो आप ठंडे हो जाएंगे। और आप अगर ठंडे हो गए तो घर में 1 मिनट कोई आपको रखेगा नहीं, घर के बाहर निकाला जाएगा। कैसी विचित्र दुनिया है। जब तक शरीर गर्म रहता है सब आपसे लिपट लिपट के बैठेंगे। जैसे ही आपका शरीर ठंडा हुआ, लेके जाओ, हटाओ, जल्दी अर्थी लगाओ, जल्दी शमशान घाट लेके जाओ। 1 मिनट बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है ठंडे शरीर को। और शास्त्रों में लिख दिया गया कि शरीर ठंडा होते ही जितनी जल्दी अंतिम संस्कार हो उतना अच्छा, जितनी जल्दी हो, और जितना देर में हो उतना ही खराब। जिनका अंतिम संस्कार जल्दी नहीं होता ना, उन्हीं को कहा जाता कुत्ते की मौत मरा। क्योंकि कुत्ते का कोई अंतिम संस्कार करने वाला नहीं होता। ये जो कुत्ते की मौत का मुहावरा है ना, ये उनके लिए है जिनका शरीर ठंडा होने के बाद घंटों पड़ा रहता है। अभी तो हम जानबूझ के रखते हैं, बर्फ की सिल्लियां लाकर रखते हैं। अब मजबूरियां हैं, बेटा अमेरिका में है, बेटी कनाडा में है, तो अब कैसे आएंगे, जब तक नहीं आएंगे तब तक रखना पड़ेगा। शास्त्र के विरुद्ध है, ये नियम के विरुद्ध है। तो आपको मैं जो समझाना चाहता हूं वो ये कि शरीर ठंडा मत होने दीजिए, इसको गर्म रखिए। तो ठंडा शरीर ना हो इसके लिए ठंडा पानी मत पीजिए। नहीं तो क्या होगा, ठंडा पानी बार बार पीते रहेंगे, शरीर में तकलीफें शुरू होंगी। उसकी सबसे बड़ी तकलीफ क्या होती है कि जब बहुत ठंडा पानी आप पी लेते हैं तो शरीर का जो पेट है वो पानी को गर्म करता है। पानी को गर्म करने में पेट को एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, और वो ऊर्जा ब्लड में से ही आ सकती है, खून में से आ सकती है। और खून को फिर सारे शरीर से पेट की तरफ दौड़ना पड़ेगा, तब पानी गर्म होगा। शरीर का सारा खून पेट में जाने लगे तो बाकी अंगों को खून की कमी पड़ जाएगी, और वो खून की कमी हमेशा के लिए कोई डैमेज कर जाएगी। इसलिए आयुर्वेद कहता है कभी भी ठंडा पानी गलती से भी ना पिए। ठीक है, 4 नियम हो गए। 5वां नियम है, हमेशा खाना खाएं तो चबा चबा कर खाएं। इतना चबाएं जितने आपके दांत आपके 32 हैं तो 32 बार चबाएं, ताकि अच्छे से लार मिलकर अंदर जाए और अच्छे से खाना पचे। इसके बाद 6वां नियम है कि खाना जब भी खाएं तो जमीन पर बैठ के खाएं। जमीन पर बैठने से क्या होता है, पृथ्वी का गुरुत्व बल हमारे पेट पर केंद्रित है। पेट की नाभि पर गुरुत्वाकर्षण होने से नाभि चार्ज है, नाभि के पड़ोस में जठर है वो चार्ज है, जठर के चार्ज होने से अग्नि तेज होगी, खाना जल्दी पचेगा, इसलिए बैठ के खाएं। उसके आगे का 7वां नियम है, दोपहर को जब आप खाना खाएं तो आराम जरूर करें, कम से कम 48 मिनट। क्योंकि दोपहर को खाना खाते ही हमारे शरीर का ब्लड प्रेशर बढ़ता है। एक तो सूरज की धूप होती है दोपहर को, और अंदर की गर्मी, दोनों मिलाकर ब्लड प्रेशर बढ़ता है। बीपी बढ़ेगा तो आराम ही करना पड़ेगा, काम नहीं कर सकते। तो दोपहर का खाना खा के आराम करें। सबसे अच्छे आराम करने की मुद्रा होती है लेफ्ट साइड में लेटना, बाईं तरफ करवट लेके लेटना, इसको वाम कुक्षी कहते हैं। ज्यादा नहीं लेटना,
फिर मोटापा आता है। 48 मिनट तक लेटना तो अच्छा है, उसमें नींद आ जाए तो ले लेना, ज्यादा लेंगे नींद तो फिर मोटापा बढ़े, इसलिए ध्यान उसका रखना। इसकी आगे का 8वां नियम है कि रात को खाना खाने के 2 घंटे तक आराम नहीं करना, 2 घंटे बाद ही करना। रात के खाने के बाद पैदल चलना बहुत जरूरी है, 1000 कदम, उसके बाद कुछ और काम करके फिर आराम करें 2 घंटे के बाद, क्योंकि रात को ब्लड प्रेशर कम होता है और कम ब्लड प्रेशर में आराम करना खतरनाक है। ऊंचे ब्लड प्रेशर में, हाई बीपी में काम करना खतरनाक है, लो बीपी में आराम करना खतरनाक है। तो इसलिए रात को 2 घंटे बाद आराम करें, दोपहर को तुरंत आराम करें। इसके बाद का 9वां नियम है, 9th, कि आप जब खाना खाएं तो 2 चीजों को ध्यान रखें, एक साथ ऐसी ना खाएं जो एक दूसरे के विरोधी। ठंडा गरम साथ में ना खाएं, दूध और दही साथ में ना खाएं, उड़द की दाल और दही साथ में ना खाएं, खट्टे फल और दूध साथ में ना लें, कटहल की सब्जी के साथ दूध ना खाएं, कच्ची प्याज खा रहे हैं तो दूध नहीं खाएं, दही में नमक डाल के ना खाएं, हमेशा दही में मीठी चीज डालें। ये आपको थोड़ा झटका लगेगा, ये क्या बोल दिया, दही में नमक ना खाएं, क्योंकि रायता तो बिना नमक के बनता नहीं है। बात ऐसी है कि ये जो दही है ना, ये जीवाणुओं का घर है। अगर आप लेंस लगा के देखेंगे तो दही में लाखों जीवाणु होते हैं, हम लोग अंग्रेजी में उनको लैक्टोबैसिलाइज कहते हैं। ये जीवाणु जीवित चाहिए पेट को, आप दही में 1 चुटकी नमक डाल दीजिए, सब जीवाणु 1 मिनट में ही मर जाते हैं। अब मर गए तो दही खाया वो बेकार है, इसलिए जीवित जीवाणु दही के साथ आने चाहिए। तो कहा गया है कि दही बिना नमक के खाएं, या दही में बूरा डालें, खांड डालें, गुड़ डालें। तो बूरा, खांड और गुड़ से जीवाणुओं की संख्या बहुत तेज बढ़ती है, घटती है। बढ़े हुई संख्या के जीवाणु आपको चाहिए। आखिरी नियम है, माताओं के लिए यह नियम है विशेष रूप से, घर में खाना बनाते समय कोई भी बर्तन ऐसा इस्तेमाल ना करें जो चारों तरफ से बंद हो। हाँ, हमेशा खाना बनाने वाला बर्तन खुला हुआ हो, आधा खुला आधा बंद है तो भी चलेगा, पूरा बंद ना हो। क्यों? बाहर की हवा खाने को बनाते समय अंदर प्रवेश करनी जरूरी है। भागवत जी ने कहा कि भोजन को पकाते समय सूर्य का प्रकाश या पवन का स्पर्श, दोनों में से कोई एक चीज आवश्यक है। या तो भोजन बनते समय सूर्य का प्रकाश गिरे, नहीं तो पवन का स्पर्श हो, हवा उसमें आए। अब ये तभी संभव है जब बर्तन खुला हुआ हो। मतलब सीधा सा ये है, भागवत जी कह रहे हैं प्रेशर कुकर में खाना ना हो। अब प्रेशर कुकर भागवत जी के जमाने में नहीं था, लेकिन नियम उन्होंने तभी लिख दिया। उनको शायद ये अंदाजा था कि ये आदमी किसी न किसी दिन बना लेगा इसको। अब ये बात मैंने मजाक में कही, लेकिन ये बड़ी गंभीर बात है। ये प्रेशर कुकर का चक्कर बड़ा खराब है। आप जानते हैं प्रेशर कुकर एल्यूमिनियम का है। एल्यूमिनियम दुनिया का सबसे खराब मेटल है, धातु है, खाना बनाने के लिए और पकाने के लिए। मैंने एक सर्वे किया था आज से 10 साल पहले कि गरीबों को सबसे ज्यादा अस्थमा, दमा और टीबी क्यों होती है गरीबों को। उस सर्वे का रिजल्ट आया कि सारे गरीब लोग एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना बनाते हैं और खाते हैं, यही उनके दमा और अस्थमा का कारण और टीबी का कारण। अब हमने घर में अगर लाया है प्रेशर कुकर, तो ये भी तो दमा और अस्थमा की बीमारी ही है। आप इसे ना इस्तेमाल करें। तो उसकी जगह क्या करें? भगोने में बनाएं दाल, कढ़ाई में बनाएं, भगोने में बनाएं। मैं सबको ये सुझाव देता हूं, प्रेशर कुकर हटा के मिट्टी की हांडी ले आए, बहुत सस्ती आती है, 20-25 रुपए की आती है। और हांडी में दाल पकाएं, हांडी में ही चावल पकाएं, हांडी में खिचड़ी बनाएं। हमारे देश में, गांव में अभी भी ऐसे ही चलता है। हांडी में भोजन बनता है, हांडी में दूध बनाया जाता है, और दूध हांडी में जब पकता है ना तो एकदम लाल सुर्ख हो जाता है। वो दूध का स्वाद ही अलग होता है। हांडी में, हाँ बताता हूँ अभी गैस पे कैसे चलेगी हांडी। हांडी में दही भी जमाया जाता है, बहुत अच्छा स्वाद। आप कभी कलकत्ता जाएं तो वहां मीठा दही जरूर खाएं।
कलकत्ता वाले उसको मिष्ठी दही बोलते हैं। वो सब हांडी में ही पकता है, हांडी में गर्म करेंगे, हांडी में ही जमाएंगे, तभी उसमें टेस्ट आता, नहीं तो टेस्ट ही नहीं आता। बड़े बड़े 5 स्टार होटल में मिष्टी दही कलकत्ता से आता है। कलकत्ता में तो बहुत सस्ता है, लेकिन 5 स्टार होटल में वही 500 550 रुपए का हो जाता है थोड़ा दही। और अब तो 5 स्टार होटलों में हांडी की दाल भी मिलती है, 250 रुपए की एक कटोरी। आप यहां जाइए ना, हयात जो यहाँ का दिल्ली का बड़ा रीजेंसी में चले जाइए, हयात में चले जाइए, इंपीरियल में चले जाइए, अशोका इन में चले जाइए, सब जगह हांडी की दाल है। लेकिन एक कटोरी 240, 250, 260 ये कीमत है। 250 में तो कम से कम 10 हांडी आती है। लोग जाते हैं वहां खाने के लिए हांडी की दाल, लेकिन घर में हांडी लाके क्यों नहीं पकाते? तो आप कहेंगे गैस पे नहीं चलेगी, बहुत अच्छे से चलेगी। हांडी को गैस पे चलाने का सबसे सरल उपाय है, गैस को धीमा रखो। कभी भी तेज गैस किया तो हांडी चटक जाएगी। हल्की आंच रखो तो हांडी कभी नहीं टूटती। और मान लो टूट भी गई तो दूसरी ले लेना, कौन सी ऐसी आफत है। हिंदुस्तान में 1.5 करोड़ कुम्हार हैं जो ये बनाते हैं। वो भूखमरी के शिकार हैं, क्योंकि आप खरीदते ही नहीं उनकी हांडी। आपने तो कुकर ला ला के कुम्हारों को बेकार कर दिया। रेफ्रिजरेटर ले आए तो घड़े बिकने बंद हो गए उनके। जब से कुकर आ गया उनकी हांडियां बिकनी बंद हो गई। प्लास्टिक के गिलास आ गए तो कुल्हड़ बिकने बंद हो गए उनके। हमने मोमबत्ती लगाना शुरू कर दिया तो दिए बनने बिकने, दीपक बिकने बंद हो गए। 1.5 करोड़ कुम्हार भुखमरी के शिकार हैं। इसलिए वो सरकार से कहते हैं हमको आरक्षण चाहिए, क्योंकि अब उनका काम धंधा तो टूट रहा है। तो आप उनकी थोड़ी तो चिंता करो, कुछ खरीदो उनका, तो उनकी जिंदगी चले, उनका रोजगार बढ़े। तो सबसे आसान है कि हांडी खरीदना शुरू कर दो, दाल चावल उसमें बनाओ और वही खाओ। इसका सबसे बड़ा फायदा जो मैं कहना चाहता हूं वो ये कि आप जानते हैं हांडी मिट्टी की है, और मिट्टी में सबसे ज्यादा कैल्शियम है, मिट्टी में सबसे ज्यादा फास्फोरस है। कैल्शियम और फास्फोरस हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण केमिकल है। बिना कैल्शियम के शरीर नहीं हो सकता, बिना फास्फोरस के शरीर नहीं हो सकता। ये कैल्शियम और फास्फोरस सबसे ज्यादा मिट्टी में है। फिर उसके बाद आयरन चाहिए हमको, आयरन भी सबसे ज्यादा मिट्टी में है। फिर मैग्नीशियम चाहिए, वो मिट्टी में है। फिर मैग्नीज चाहिए, वो मिट्टी में है। फिर सल्फर चाहिए, वो मिट्टी में। 18 केमिकल चाहिए, ये शरीर तब बनता है, वो सब मिट्टी में है। तो मिट्टी की हांडी की दाल खाओगे तो सारे केमिकल शरीर को मिलेंगे फोकट में, मुफ्त में। और यही केमिकल अगर कम पड़ जाए ना तो डॉक्टर लिख के देता है कैल्शियम सेंडोज की गोली खाओ, तो खाते हो आपके लिए। और वो खाते हो, सैकड़ों रुपए खर्च करते हो आप, और फिर भी गारंटी कुछ नहीं है कि उससे कुछ फायदा भी हो जाएगा। उससे अच्छा ये है कि मुफ्त की मिट्टी की हांडी में सब कैल्शियम फास्फोरस है, वही खरीद लो। डॉक्टर की कैल्शियम की गोलियां खाने से अच्छा कैल्शियम जिसमें है मिट्टी में, उसमें दाल बना के खा लो। विज्ञान तो यही कहता है। तो आप अगर करें तो आज से अपने घर में एक बदलाव कर लें, मिट्टी की हांडी खरीद लें। फिर आप कहेंगे खाना बहुत देर में बनेगा। मैंने बना के देखा, मिट्टी की हांडी में दाल 28 मिनट में बनती है और प्रेशर कुकर में 10 मिनट में बनती है। 18 मिनट का ये अंतर है, ज्यादा नहीं। और शरीर का स्वास्थ्य अच्छा रहे तो 18 मिनट कौन बड़ी बात है। मैं अभी थोड़े दिन पहले मद्रास गया था, चेन्नई। वहां भारत का एक बहुत बड़ा समूह है, जैसे आपने नाम सुना हीरो होंडा, ऐसे दक्षिण भारत का ग्रुप है टीवीएस सुंदरम, टीवीएस मोटरसाइकिल। उनके मालिक के घर गया था खाना खाने, तो उनकी धर्मपत्नी ने मिट्टी की हांडी में दाल पकाई, मिट्टी की हांडी में चावल वगैरह वगैरह, और वो खिलाया। तो मैंने आश्चर्य से पूछा, आप करोड़पति आदमी हैं और मिट्टी की हांडी में दाल चावल खाते हैं? तो उनकी पत्नी ने पता क्या उत्तर दिया, वो तो भगवान कृष्ण भी खाते हैं। मैं पूछा वो कैसे? आपको मालूम है जगन्नाथपुरी के मंदिर में कृष्ण भगवान को प्रसाद मिट्टी की हांडी में ही चढ़ाया जाता। तो सुंदरम ग्रुप की जो मालकिन है वो मुझे कह रही है कि जो कृष्ण भगवान मिट्टी की हांडी में खा सकते हैं तो हम तो उनके भक्त हैं ना, हमको क्यों नहीं खाना चाहिए? तो मैंने कहा आप तो 40,000 करोड़ का बिजनेस चलाती है, आपके पास टाइम इतना कहाँ है कि जितनी देर खाना बनाए? तो उनका जो उत्तर था वो गजब। उन्होंने कहा
कि ये 40,000 करोड़ या 4 लाख करोड़ किसी भी काम के नहीं है जिस दिन शरीर बेकार हो जाए। इतना इंटेलिजेंट उत्तर आपको सुनने को कम मिलेगा। उन्होंने कहा ये 40,000 करोड़ या 4 लाख करोड़ किसी काम का नहीं। जब शरीर काम ना करे तो ये पैसा है किसके लिए? हम शरीर स्वस्थ रखें, इसके लिए तो सारा हम सरंजाम जुटा रहे हैं। और स्वस्थ रहने का सबसे आसान तरीका है मिट्टी की हांडी की दाल चावल वगैरह वगैरह खाते रहो। तो करोड़पतियों के घर में अगर ये हो सकता है तो आपके घर में भी हो सकता है। करिए, दिल्ली के बहुत सारे कुम्हार आपका इंतजार कर रहे हैं, कब आप उनको ऑर्डर करें और कब वो अपनी हांडियां बेचने के लिए आपकी मदद लें। और अगर आपने सच में इनका उद्धार कर दिया तो इनकी जो दुआएं मिलेंगी आपको, वो आपके जिंदगी के हर काम को पूरा कर